हेलो बच्चों। तो पढ़ने में मजा आ रहा है। कैपेसिटेंस। तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, ठीक है। उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका मतलब क्या होता है कैपेसिटेंस का, चार्ज स्टोर करना, ठीक है। फिर कंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला निकाला हमने, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c या फिर हाफ क्यू वी। फिर स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाला। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आया था हमारा C = 4πε0 R। फिर उसके बाद हमने एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन देखा, ठीक है। उसमें हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक उनमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और फिर हमने क्या फाइंड किया? हमने फाइंड किया फिर चार्जेस का रेशियो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस का रेशियो क्या है? तो वो कैपेसिटेंस के रेशियो में मिला, Q1/Q2 = C1/C2। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा था उसको ज्यादा चार्ज मिलेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसको कम चार्ज मिलेगा। फिर उसके बाद निकाला हमने एनर्जी लॉस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होती है। जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। तो उस एनर्जी की वैल्यू निकाली थी हमने, हाफ C1C2/C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये क्या आया था हमारा? एनर्जी लॉस आया था, ठीक है। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद फिर हमने जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। कैपेसिटर में कैसे किस तरह से कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग चार्ज को इंक्रीज किए बिना। तो हम क्या करते हैं, उसके पास में एक और कंडक्टर रख देते हैं और उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। और पोटेंशियल डिक्रीज होने से क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुमने ध्यान से अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। और जो पहले वाला चैप्टर से रिलेटेड सारी वैल्यूज हमने लिखी थी, पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो वो सब तुम्हें आना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता है तो उसको कैपेसिटेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस कर लिए हैं कंप्लीट कर लिए, मतलब एनसीईआरटी इक्वेशंस कर लिए हैं, एग्जाम्पल कर ली है और प्रीवियस ईयर इक्वेशंस कर ले, तो प्रीवियस ईयर इक्वेशन से पता चल जाएगा तुम्हें किस लेवल का इक्वेशन आता है। जैसे नीट वालों को किस लेवल के इक्वेशंस मिलेंगे, जेई वालों को किस लेवल के इक्वेशंस मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर इक्वेशंस करने से वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा टफ नहीं है, इजी है चैप्टर। अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझोगे, ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। एक स्टूडेंट से मुझसे डाउट पूछा था तो वो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, तो उससे रिलेटेड हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वहां पर क्या था, कैविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मतलब इस पूरे के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो उसको ऐसे करते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, एक स्फीयर कट कर लिया स्मॉल रेडियस का इस तरह से, मतलब कैविटी बन गई इसके अंदर। क्या बन गई? कैविटी बन गई। इसके अंदर क्या किया हमने, स्फीयर को कट कर लिया, इससे कैविटी बन गई। तो बाकी बचा पोर्शन ये हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा कि ये जो कैविटी जो बनी स्फेरिकल कैविटी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जीरो होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, इस तरह से कुछ ऑप्शंस थे उसके अंदर। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आती है, जीरो आती है, क्या आती है, नॉन यूनिफॉर्म आती है, यूनिफॉर्म आती है। तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के बाद इजी सा मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ये बड़े वाले स्फीयर का और ये कैविटी का सेंटर ये ले लेते हैं और इनके बीच के डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ भी। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने a, यहां से ये डिस्टेंस a हो गई, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूं, कहीं भी ले लो, रैंडम पोजीशन, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। इस पॉइंट पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कैविटी के अंदर कोई भी एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट, तो चाहो तुम सेंटर भी ले सकते थे, यहां पर भी ले सकते, कहीं पर भी ले सकते हो। तो एक रैंडम पॉइंट ले लिया हमने P,
और इस पी पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो आता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, तो उसको निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम मान लेते हैं ये जो पूरा कंप्लीट स्फीयर था पॉजिटिवली चार्ज था, ऐसा मान लिया हमने। क्या मान लिया, ये कंप्लीट स्फीयर था पूरा पॉजिटिवली चार्ज था, चार्ज डेंसिटी रो थी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इतने पोर्शन में एक नेगेटिवली चार्ज दे दिया, इतने पोर्शन में क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया। कितना डेंसिटी, वही रो पर वो नेगेटिव में। तो देखो यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, उतना ही नेगेटिव और दे दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, इतने रीजन में जीरो हो जाएगा चार्ज। तो इसको मैं कैविटी की तरह मान रहा हूँ, कैविटी को इस तरह से मान रहा हूँ। कैविटी को देखो कैसे मान रहा हूँ, एक तो कंप्लीट स्फीयर है और उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया इतनी स्पेस में ओवरलैप कर दिया नेगेटिवली चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज दे दिया हमने। तो पॉजिटिव के ऊपर इतना नेगेटिव ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर टोटल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो चार्ज, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जीरो हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ, पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो ये स्फीयर के अंदर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर है, इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, यहां से इसकी डिस्टेंस लेते हैं हम r1, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर, ये होता है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान होगा, ये इससे निकलता है KQR अपॉन RQ, उसमें K को लिख देते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को लिख देते हैं चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, स्मॉल r तो स्मॉल r ही रहेगा। जिसको सॉल्व करते हैं तो 4 पाई कैंसिल, r क्यूब कैंसिल और ये पाई भी कैंसिल हो गया, तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट यही बचता है। और E की डायरेक्शन क्या होती है, जो r की डायरेक्शन होगी वो E की डायरेक्शन होती है। तो मैं निकाल रहा हूं पहले इस पूरे स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो जाएगा E1 इक्वल्स टू रो r1 वेक्टर, पूरे कंप्लीट की वजह से, जो पूरा जो सब जगह चार्ज है पूरी जगह। फिर हम निकालेंगे ये इतना पोर्शन, इस पोर्शन, ये नेगेटिवली चार्ज हमने कंसीडर किया है, इतने पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर इतने पोर्शन की वजह से फिर ये अंदर आ रहा है, ये इसका सेंटर है यहाँ पर, इसकी वजह से ये डिस्टेंस लेते हैं r2, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो E की डायरेक्शन जो होगी, E फॉर्मूला तो वही रहेगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, r की जगह r2 आ जाएगा, पर डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सेंटर से अवे जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, नेगेटिव की वजह से सेंटर की तरफ आएगा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन होगी E2 की, वो R2 मैंने ऐसे लिया है, R2 के जस्ट अपोजिट होगी, R2 इधर है तो उसकी जस्ट अपोजिट होगी, टूवर्ड्स द सेंटर, इसमें अवे फ्रॉम सेंटर, इसमें टूवर्ड्स द सेंटर आएगी। तो E2 को लिख देंगे E2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ये R2 के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है, इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 की वैल्यू रो r1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू ये माइनस आ जाएगा रो r2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और यह बन जाएगा हमारा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब इतने से पोर्शन को ध्यान से देखो, ये वाला, तो इतने से पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो इसमें ये ऐसा दिख रहा है तुम्हें, यहां बना देते हैं, ये A वेक्टर है, ये इधर r1 वेक्टर, ये ऐसे r2 वेक्टर। तो इसमें ट्रायंगल लो लगा सकते हैं, ये दोनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब A वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर, तो A वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा r1 माइनस r2। तो r1 माइनस r2 की क्या लिख सकता हूँ, A वेक्टर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A वेक्टर, तो E वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा रो A वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो A जो है ये फिक्स है, फिक्स मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस है। तुम कैविटी कहीं भी लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो कैविटी, A वेक्टर उस कैविटी के अकॉर्डिंग फिक्स रहेगा। यहाँ लेंगे कैविटी तो A वेक्टर ऐसे हो जाएगा,
यहाँ लेंगे कैविटी तो ए वेक्टर ऐसे हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो ए वेक्टर ऐसे हो जाएगा। अगर कैविटी यहाँ ले रहे हो बिल्कुल ऐसे कंसेंट्रिक कैविटी लोगे तो क्या होगा, ए वेक्टर की वैल्यू 0, ए वेक्टर 0 तो ई भी 0 हो जाएगा। कंसेंट्रिक कैविटी लेंगे तो कंसेंट्रिक कैविटी के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर कैविटी क्या होगी, कंसेंट्रिक होगी, इसी के साथ ऐसे ऐसे कैविटी बनेगी तो ई की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ए वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगर साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी तो ई की भी वैल्यू आएगी। और ए वेक्टर कांस्टेंट है, देखो यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी यही मिलेगा, यहाँ पर निकालेंगे तब भी यही मिलेगा, यहाँ कहीं निकालूंगा तब भी यही आएगा, यहाँ निकालूंगा तब भी यही आएगा। तो ई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और डायरेक्शन फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे डायरेक्शन इधर ही होगी, इस तरफ, जिधर ए वेक्टर की डायरेक्शन उधर। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके अंदर, कैविटी के अंदर क्या आएगा, नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, 0 तभी होगा कब, जब कैविटी से कंसेंट्रिक हो जाएगी, ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, दोनों के सेंटर को कोइंसाइड करेंगे तो ए का वैल्यू 0 तो ए भी 0। तो इक्वेशन का एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, तो ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था, स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने क्या किया था, अंदर वाले कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया था और बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट किया था। अंदर वाले को पॉजिटिव चार्ज दिया और बाहर वाले को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट, शेल को, इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया और इसका कैपेसिटेंस निकाला था, क्या आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। R2 मतलब बड़े वाले की रेडियस, R1 मतलब छोटे वाले की रेडियस, और ये कैपेसिटेंस आ गया था। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे मतलब इसको चेंज कर देंगे, चेंज क्या करेंगे, बाहर वाले को देंगे पॉजिटिव चार्ज और अंदर वाले को हम ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। बाहर वाले को प्लस क्यू दिया और अंदर वाले को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या कैपेसिटेंस होगा इसका, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये अर्थ से कनेक्ट हो गया, अर्थ से कनेक्ट होगा तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। जब ये अर्थ से कनेक्ट नहीं था तो क्या होगा, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, मतलब इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इसको चार्ज नहीं दिया है, चार्ज नहीं दिया, फिर भी इस पर पोटेंशियल होगा। किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल आएगा, कितना, जितना इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा। मान लो रेडियस दे देते हैं इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, तो इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ अपॉन R2, वही पोटेंशियल इस पर भी होगा। ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। अर्थ से जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अर्थ के इक्वल मतलब 0। इस पर पोटेंशियल हो गया 0, तो इस पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, पहले 0 नहीं था पर अभी 0 हो गया, तो 0 करने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ से चार्ज इस पर जाएगा या इससे इस पे जाएगा चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा तो पहले इस पे 0 चार्ज था, पर जब चार्ज फ्लो होगा तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। सपोज इससे कोई पॉजिटिव चार्ज गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इससे कुछ नेगेटिव चार्ज गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसको पता नहीं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो उसको हम मान लेते हैं Q डैश। इसको हम पहले कर चुके हैं वैसे इस टाइप के, तो इसको क्या मान लेंगे, Q डैश मान लेंगे। अब इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, अंदर वाले पर पोटेंशियल, तो इसको A भी मान लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B, तो A पर पोटेंशियल, इस पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो इसकी वजह से खुद पर, Q डैश की वजह से खुद पर पोटेंशियल तो क्या आएगा, K Q डैश अपॉन R1, और एक इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा, जितना इसकी सरफेस पर होगा, K Q अपॉन R2, और ये किससे कनेक्टेड है, अर्थ से, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इस पर नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। तो सोल्व कर लो, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, Q डैश की वैल्यू मिल जाएगी। Q डैश क्या मिलेगा, ये K और K तो कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा नेगेटिव, तो माइनस Q R1 अपॉन R2। ठीक है, इसको कर ले जाओ, सोल्व करेंगे तो ये इस पर चार्ज आ गया, किस पर आ गया चार्ज, A पर कितना चार्ज आएगा, इतना चार्ज आ जाएगा। अब B पर निकाल लेते पोटेंशियल, तो B पर पोटेंशियल आएगा हमारा कितना, एक तो खुद की वजह से होगा, खुद की वजह से कितना होगा, KQ अपॉन R2,
और एक इसकी वजह से होगा क्यू डैश की वजह से। क्यू डैश की वजह से कितनी डिस्टेंस है सेंटर से R2 डिस्टेंस पर, तो इसकी वजह से R2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो आ जाएगा K Q डैश अपॉन R2। तो K Q अपॉन R2 कॉमन, Q प्लस Q डैश, और Q डैश की वैल्यू ये है, तो ये Q डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस Q R1 अपॉन R2। Q को बाहर ले लेंगे, K को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस R1 अपॉन R2। तो V की वैल्यू आ गई, इसको फाइनली ऐसे लिख देंगे V इक्वल्स टू Q, ठीक है, एलसीएम लेंगे R2 माइनस R1 ऊपर और अपॉन में हो जाएगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और R2 स्क्वायर। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल बी पर निकला, और जो बी पर पोटेंशियल होगा, ये बी पर पोटेंशियल है, जो बी पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, यही होगा, क्यों, क्योंकि ए पर तो 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, बी इक्वल्स टू पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव, तो बी बी माइनस वी ए करेंगे तो बी डी का वैल्यू है और वी है 0, तो बी का वैल्यू बी बी के इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू मिल गई मुझे, अब c की वैल्यू आ जाएगी, सो c इक्वल्स टू क्या होता है q बाय v, और यहाँ से q बाय v की वैल्यू देखो क्या आएगी, b को इधर ले आएंगे, बाकी सबको इधर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, और अपॉन में R2 माइनस R1। तो ये कैपेसिटेंस आ गया कब, जब अंदर वाले को R से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से। और जब बाहर वाले को किया था तो यहाँ पर R2 की जगह क्या था, R2 स्क्वायर की जगह R1 इंटू R2 था, बाकी सब सेम है। पहले वाले में R1 इंटू R2 था, यहाँ R2 स्क्वायर है, ठीक है। इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं, अगर अंदर वाले को R से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो नए पोर्शन पे चलते हैं, हमारे नए टॉपिक पे, इजी टॉपिक है एकदम, मजा आएगा तुम्हें। वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे, ठीक है, वही दो तरह से कंबाइन करते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर होता है, इसको सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, कोई भी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, तो कैपेसिटर का सिंबल ऐसे बनाएंगे इस तरह से, ये सिंबल, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। या तो ऐसे बना सकते हो, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी मिल जाएगा तुम्हें, ये और या फिर ये दोनों कैपेसिटर के सिंबल, ये भी कैपेसिटर का सिंबल है, ये भी कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। तो हम सिंबल ही यूज में लेंगे, अब बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, हम सीधा सिंबल बनाएंगे। तो सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो सीरीज में कंबाइन कैसे करते हैं, एक के बाद एक लगा देंगे, सीरीज बन जाएगा, एक कैपेसिटर लगा दिया, उसके बाद दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, उसके बाद तीसरा कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। कैपेसिटेंस इनका C1, इसका C2, इसका C3 मान लेते हैं, ठीक। अब इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसे बैटरी लगाते हैं, कहते हैं कि इस एंड और इस एंड के बीच में क्या लगी है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी का वोल्टेज V मान लेते हैं, मतलब इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, ठीक है। अब जैसे बैटरी लगी होगी, तो बैटरी लगी हुई, यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो हुआ होगा, मान लो Q चार्ज फ्लो होता है, जैसे चलो तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस प्लेट पर पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, या फिर ऐसा मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इधर से, इस प्लेट को चार्ज मिलेगा, मान लो बैटरी से प्लस Q चार्ज फ्लो हुआ,
तो इसको मिल गया प्लस क्यू चार्ज C1 को। ठीक, अब यहाँ प्लस क्यू चार्ज आया। अब चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है दूसरी प्लेट पर। जैसे एक प्लेट पर प्लस क्यू आया तो उसके सामने वाले पर इधर माइनस और दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे चार्ज इंड्यूस होता है। तो इसमें प्लस क्यू मिला इसको, तो इधर वाले साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यू हुआ तो इसके दूसरा पार्ट मतलब इसका ये रहा, इसका दूसरा पार्ट ये रहा। इस पर माइनस क्यू तो इस पर क्या आ जाएगा, इधर प्लस क्यू आ जाएगा। इस पर प्लस क्यू आ गया, फिर यहाँ प्लस क्यू तो इस पर माइनस क्यू, इस पर माइनस क्यू तो यहाँ पर प्लस क्यू, इस पर प्लस क्यू तो इस पर माइनस क्यू, इसमें माइनस क्यू आएगा। फिर बचा हुआ जो प्लस क्यू हुआ, ये वाला जो बचा हुआ प्लस क्यू, वो यहाँ से घूमता हुआ फिर इधर यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से घूमता हुआ प्लस क्यू आ रहा है, इसको मिला, इस पे माइनस क्यू, फिर इस पे प्लस क्यू, फिर इस पे माइनस क्यू, फिर इस पे प्लस क्यू, फिर इस पे माइनस, फिर बचा हुआ प्लस, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से चार्जेस। अगर ध्यान से देखोगे तो इस पर जो कैपेसिटर होता है उस पर चार्ज क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है उस पर जो चार्ज है वही कैपेसिटर पे चार्ज होता है। तो इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज। तो तीनों कैपेसिटर पे क्या है, कितना कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे कैपेसिटर में, क्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन पर सभी पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। कब, सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो चार्ज सभी पे सेम रहता है। ठीक, अब Q इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, C इंटू वी। Q इक्वल्स टू CV, तो CV भी क्या होगा, कांस्टेंट। CV कांस्टेंट मतलब मैं बोल सकता हूँ V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस वो कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस C की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। तो मान लो C1 सबसे ज्यादा है तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम, फिर इसका थोड़ा सा इससे ज्यादा और इसका कैपेसिटेंस सबसे कम है तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस सबसे, कैपेसिटेंस सबसे कम है, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इन पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर सेम कैपेसिटेंस होगा तो तीनों पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये जो V है टोटल जो पोटेंशियल है वही यहाँ पर डिवाइड होता है। सीरीज में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है थोड़ा। तो V यहाँ पर डिवाइड हुआ होगा, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं, तीनों कैपेसिटेंस को मैं एक सिंगल से रिप्लेस कर रहा हूं, C से, इस तरह से कि इस पर जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा। मतलब अभी भी प्लस क्यू चार्ज मिल रहा है इसको, इधर माइनस क्यू। तो इन तीनों को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू C इंटू V इक्वल्स टू Q बाई C लिख सकता हूं। Q इक्वल्स टू CV होता है तो V इक्वल्स टू Q बाई C। तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं Q बाई C, तो V को लिख सकते हैं Q बाई C। V1 को क्या लिख सकता हूं, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा मुझे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल 1/C, वो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, सीरीज में होता है। जो 10th क्लास में तुमने पढ़ा था कैपेसिटर रेजिस्टर्स को पैरेलल में जब लगाते हैं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें सीरीज में होता है रेसिप्रोकल। सीरीज अगर कैपेसिटर, ध्यान रखना कैपेसिटर में सीरीज में जब लगेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर रेसिप्रोकल से निकलेगा। ठीक है, फिर सपोज 3 की जगह अगर हम ज्यादा लगा दें
थर्ड पॉइंट ऐसे मान लेते हैं, इफ n इक्वल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C, each सभी का कैपेसिटेंस C है, आर कनेक्टेड इन सीरीज then equivalent capacitance, तो 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सबके रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे, सबकी वैल्यू c है, कितने टाइम्स n टाइम्स क्या हो जाएगा n/c, तो c इक्विवेलेंट मिल जाएगा c/n। तो इक्वल इक्वल अगर कनेक्टेड है सारे तो इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे, डायरेक्टली c/n से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ऐसे ही दूसरा आ जाएगा पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करेंगे हम पैरेलल में, ठीक है। तो ये सारे कैपेसिटेंस जो होंगे दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगे। तो कॉमन पॉइंट चाहो तो इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो। तो ये वाला ऊपर वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और नीचे वाला भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगे तो ये इसमें होंगे पैरेलल में। मान लो ये C1, इसका C2, इसका C3, और इस तरह से मान लो एक बैटरी लगा देते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इन सभी के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, ठीक है। ये पूरा इन दोनों पॉइंट्स के बीच V पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पर भी V, इस पर भी V और इस पर भी V होगा। अब मान लो यहां से चार्ज फ्लो होता है Q चार्ज फ्लो हो रहा है। अब उस Q को तीन रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे पाइप की तरह मान लो ये पाइप है, तो पाइप से तीन पाइप और निकल रहे हैं, तो यहाँ से पानी जा रहा है, पानी मतलब चार्ज, तो पानी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऐसे चार्ज भी तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा चार्ज इधर जाएगा, मान लो Q1, इधर Q1 तो इधर माइनस Q1, थोड़ा चार्ज इधर जाएगा Q2 तो इधर माइनस Q2, और Q3 तो इधर माइनस Q3 बचा हुआ। फिर इधर माइनस Q1, इधर माइनस Q2, इधर माइनस Q3, तो बचा हुआ प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो इधर से होता है वापस Q बन जाएगा और वापस इधर आ जाएगा। तो सब पर अलग अलग चार्ज मिलेगा, चार्ज होगा अलग अलग मिलेगा और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि तीनों पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका चार्ज भी ज्यादा होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट है सभी के क्रॉस, किसमें पैरेलल में। V कांस्टेंट है तो V इक्वल्स टू Q बाय C, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। Q इक्वल्स टू C भी होता है तो V इक्वल्स टू Q बाय C, तो Q प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसको चार्ज भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मान लो यहां से टोटल चार्ज Q फ्लो हो रहा है, तो Q डिवाइड होगा तीन पार्ट में, Q1, Q2, Q3। अब इस पूरे को एक ही मान लो, ये जो पूरा है इसको एक ही मान लो, सिंगल C ऐसे, C इसका कैपेसिटेंस, इन तीनों की जगह मतलब हमने तीनों को रिप्लेस कर दिया इससे। चार्ज अभी भी Q ही फ्लो हो रहा है, तो Q को लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू C इंटू V। C इस पूरे का कैपेसिटेंस, V पूरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। Q1 को लिख सकते हैं इसका चार्ज और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा V, ठीक है। तो Q1 को लिख देंगे C1V, ऐसे Q2 को C2V, C3V, V कैंसिल, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में क्या करना है, डायरेक्टली ऐड कर देना है। जैसे रजिस्टर्स को जब सीरीज में लगाते थे हम तो डायरेक्टली ऐड कर देते थे, ऐसे यहाँ पर उल्टा पैरेलल में करना है सर। तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं
तो क्या कर देना, हमको डायरेक्टली ऐड कर देना है और क्या आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड, मतलब क्वेश्चन वगैरह किस तरह से बना सकते हैं इसमें अलग अलग बहुत सारे। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो ये इस तरह से कनेक्टेड है, सभी की वैल्यूज हैं, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। तो इक्विवेलेंट बताना है, इसको कर सकते हो इजीली। कैसे करोगे, पहले ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में सी और सी कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे ध्यान में पैरेलल में, सी और सी 2c हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2c हो गया और ये c और ये इसमें दोनों सीरीज में। तो क्या कर देंगे, दोनों के रेसिप्रोकल का ऐड कर देंगे, 1/c प्लस 1/2c, सॉल्व करेंगे 2 + 1 उल्टा कर देंगे, फिर फाइनली 2c/3। तो इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं जब डबल हो, जस्ट ये इसका जस्ट डबल है तो बड़े वाले को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, बड़े वाले किससे कर देंगे 3 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। मान लो ऐसे एक और लगा हुआ है इधर, तो C और C क्या हो जाएगा 3c। सॉल्व करना आता है पर डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, ये इसका जस्ट 3 टाइम्स है, इसका जब 3 टाइम्स होगा तो बड़े वाले क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 3c/4 आ जाएगा ये। मान लो एक और लगा दिया हमने, तो c कितना हो गया 4c, इसका जस्ट 4 टाइम्स, तो जो बड़ा वाला है 4 टाइम्स, जो बड़ा वाला है उसको किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 4c/5। तो ऐसे कर सकते हैं, डबल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे बड़े वाले को, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स वाला जो है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स वाले को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 टाइम्स है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 टाइम्स है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो एक टाइप का इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप में ऐसे लगा देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। और वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे ये हो गया हमारा 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, वैल्यू भी लिख सकते जाओ, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें पहचानेंगे सबसे पहले सीरीज या पैरेलल। तो सीरीज या पैरेलल में हमें दिख रहा है ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, 4 और 4, ठीक है, दोनों जब इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं C/n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। C/n वाला मतलब किसी एक का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो नंबर 1 और 2, 4/2 मतलब 2, तो 4 और 4 2 बन जाएगा अगर इक्वल कनेक्टेड है। अगर से 4 कनेक्टेड होते 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, 4 अगर होते तो C की किसी एक की वैल्यू लिखते 4 और नंबर काउंट करते 1 2 3 4 से डिवाइड कर देते तो 1 आ जाता। तो ऐसे हम डायरेक्टली बोलेंगे 4 और 4 2। अब ये 2 जो है इस नीचे वाले के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, कैसे, इस 4 और 4 को मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये ऊपर वाला 2 माइक्रोफैरड और ये नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड, ये दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, इनके बीच में यहाँ से ज्यादा कुछ कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, तो 2 और 2 क्या बन जाएगा 4, तो ये 2 और 2 बन गया कितना 4 बन गया, 4 से रिप्लेस कर देंगे। फिर 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा कितना वापस 2, तो ये पूरा 2, फिर ये 2 इसके साथ पैरेलल में, तो 2 और 2 क्या बन जाएगा 4, मतलब ये पूरा बन गया 4, फिर ये 4 और ये 4 सीरीज में, तो 4 और 4 सीरीज में क्या आ जाएगा फाइनल 2 माइक्रोफैरड। तो इसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली
4 और 4 2, 2 और 2 4, 4 और 4 2, बस ये इसे करना है 4 और 4 2, 2 2 4, नहीं मैथमेटिक्स हमारी। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल जिसमें हमें पैरेलल सीरीज समझ में आ रहे हैं तो उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं इजीली। अब मान लो कोई एग्जांपल ऐसा है जिसमें पैरेलल और सीरीज समझ में नहीं आ रहे हैं, इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ABC ABC ABC। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैरेलल में सीरीज में, ऐसे देखने में लग रहा है कि ये तीनों सीरीज में, पर सीरीज में नहीं है, क्योंकि सीरीज में क्या होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए। तो चार्ज जो फ्लो होगा यहाँ से वो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा पहले, फिर इसको जो चार्ज मिलेगा वो फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो चार्ज जो है डिवाइड हो रहा है, सेम चार्ज नहीं जा रहा। तो सीरीज में तब होते हैं जब ये ऐसे कनेक्टेड नहीं होता, ये ऐसे कनेक्ट नहीं होता, तब ये तीनों चार्ज डिवाइड नहीं होता, इससे सीधा सीधा चार्ज यहाँ पर पहुंच जाता है, तो ये सीरीज में होता। अभी सीरीज में नहीं है, पैरेलल भी नहीं दिख रहे, क्या करें? तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी एक ऐसा वायर जिसके बीच में कोई भी कनेक्टेड, कुछ भी वैल्यू कनेक्टेड नहीं है, बस सीधा वायर है बस। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एक ऐसा वायर दिख रहा है जिसके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा वायर दिख रहा है जिसके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो जब भी ऐसा हमें दिखेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स मान लेंगे, कुछ भी जहाँ भी कनेक्ट हो रहा है वहां पे पॉइंट्स मान लेंगे। तो इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। फिर देखेंगे 1 से 3 के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो जो दो वैल्यू वायर में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता, तो पोटेंशियल सेम होता है, मतलब जितना पोटेंशियल 1 पर होगा उतना ही 3 पर भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ तो उस पर कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो जितना 1 पर होगा उतना ही 3 पर होगा, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब दोनों पर 1 और 3 पर सेम पोटेंशियल। ऐसे 2 और 4 पर भी सेम पोटेंशियल होगा। तो देखो सबसे पहले ए लिखा मैंने, ए से 1 और 3 यहाँ पर एक ही जगह पर, फिर लिखा बी, फिर बी से 4 और 2 एक ही जगह पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे एक जगह पर लिख दिया हमने। अब देखो अब यहाँ पर जैसे कैपेसिटर कनेक्टेड है वैसे वैसे कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगा देंगे। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगा दो, लग गया, ये सी इसका वैल्यू है। फिर 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर लगा दो, तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर लगा दो एक, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर लगा दिया हमने, इसका वैल्यू सी। फिर 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर लगा दो, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, वो फिर कैपेसिटर लगा दिया हमने, तो लग गया हमारा कैपेसिटर। और ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों जो है ये किसमें है, पैरेलल में। तो यहाँ पर ये ऐसे बनाए हुए हैं, पर एक्चुअल में किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। फिर इसका आंसर आ जाएगा सी सी सी, फाइनल आंसर 3C। तो जहां पर हमें सीरीज और पैरेलल समझ में नहीं आएगा वहां पर हम देखेंगे कि कोई ऐसा वायर तो नहीं जिनके बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर वहां पर हम पॉइंट्स ऐसे कंसीडर कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के 4, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट्स बोलते हैं, मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक ही जगह पर लिख लेते हैं। जैसे मान लो इस तरह से बना हुआ है, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ऐसे बना देते हैं। अब फिर यहाँ पर पैरेलल और सीरीज समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डायरेक्टली पैरेलल नहीं दिख रहा, कोई भी डायरेक्टली सीरीज में नहीं दिख रहा। ये दोनों पैरेलल में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट्स है दोनों, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड नहीं। ये वाला पॉइंट तो कॉमन है दोनों के लिए, इन दोनों के लिए ये वाला पॉइंट तो कॉमन है, और ये डिफरेंट पॉइंट से कॉमन नहीं होंगे, तो मतलब ये पैरेलल में नहीं होंगे, सीरीज में नहीं होंगे ये दोनों। क्यों? क्योंकि चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो सीरीज पैरेलल यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा। और मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ही जगह पर बना सकता हूँ।
इस पॉइंट को दोनों को एक ही जगह पे बना सकता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, मैं इसको सीधा उठा कर इधर ले आऊंगा, इस पॉइंट को इसको उठा के लाऊंगा। तो कैपेसिटर को भी थोड़ा घुमा देते हैं, ये घूम के कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड। तो देखो अब तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, जब मैं इसको उठाकर यहाँ से यहाँ लिया है, क्योंकि इसके बीच में कनेक्टेड नहीं, तो इसे उठाकर ला सकते हो तुम, ठीक है। तो ये दोनों अब मुझे दिख रहे हैं किसमें, दोनों हैं पैरेलल में। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो गया हमारा 8 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, दोनों किसमें पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। तो इसका क्या है, जस्ट ये 8 हो गया, इसको समझने के लिए लिख देते हैं, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और नीचे 4 माइक्रोफैरड। तो इसका ये 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स तो क्या करेंगे, बड़े वाले 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 और 2 का डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 8/5 नीचे 4, और ये दोनों किसमें पैरेलल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8/5 प्लस 4 करोगे तो मिल जाएगा हमें 48/5 माइक्रोफैरड, 28 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड था, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है। तो इस पॉइंट को उठाकर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये इस तरह से कनेक्टेड है, एक पॉइंट यहाँ पर ए, एक पॉइंट यहाँ पर बी, इन सबका वैल्यू सी 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 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं यहाँ पर कि क्या आना चाहिए इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में। तो सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं। तो पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये ए बना दिया मैंने, ये बी बना दिया, और बी और 1 कुछ नहीं, मतलब सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल। तो ये चारों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, मतलब 1 2 3 को बी के साथ ही लिख देंगे। अब ऐड करो, तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ए और बी के बीच में लगा दो, लग गया। 1 और ए के बीच में कैपेसिटर है, तो 1 और ए के बीच में लगा दो, ये लग गया 1 और ए के बीच में। फिर 2 और ए के बीच में कैपेसिटर है, तो 2 और ए के बीच में भी कैपेसिटर लगा दो, लगा दिया। फिर 3 और ए के बीच में कैपेसिटर, तो 3 यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इनके बीच में भी लगा दो, ये भी लग गया। ये चारों जो दिख रहे हैं हमें, ये किसमें है, चारों के चारों पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4C, C प्लस C प्लस C प्लस C 4C। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसमें, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैपेसिटर लगे होते हैं C1 C2 C3 C4 C5, तो इसे अलग अलग कैपेसिटर हो गए थे। तो यहाँ पर तुम देखकर बता सकते हो कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, पता चल रहा है। ध्यान से देखो, नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीरीज में और कोई भी पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है इस जगह पर, ठीक है। इसको सीरीज पैरेलल से नहीं देख सकते। अब ऐसा वायर ढूंढते हैं जिनके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा वायर भी नहीं दिख रहा, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब इससे दूसरा वाला जो मेथड है इक्विपोटेंशियल वाला, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते।
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो होता है इफ C1/C2, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होता है, C3/C4 के, इसका रेशियो इसके रेशियो के अगर इक्वल हुआ, ठीक है, तो देन पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D इक्वल होते हैं। इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होता है। इन दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जितना C पर पोटेंशियल होगा उतना D पर पोटेंशियल होगा, और दोनों के बीच पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तब चार्ज फ्लो नहीं होता। अगर कोई कैपेसिटर है, कोई रजिस्टर है, कुछ भी है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब इस वाले कैपेसिटर में, बीच वाले में चार्ज फ्लो नहीं होगा, और जब इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ये चार्ज भी नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं होगा तो हम इसको हटा देते हैं। then VC और VD इक्वल हो गए, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C5 विल बी जीरो। इस पे जीरो चार्ज होगा तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे, हटा दो इसको, हटा दिया। अब दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्या है, अब मैं इजीली बता सकता हूँ, मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा तो इन दोनों में सेम चार्ज होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा इन दोनों में सेम चार्ज होगा, तो ये दोनों सीरीज में, फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, और इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है, मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तुम्हारा, और व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो बीच वाले को हम हटा देंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा एक्स्ट्रा में, तो ध्यान होगा उन्हें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, तुम थोड़ा अच्छा बना लेना, मैंने ऐसे बना दिए, ये 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड, सब 10 10 10 है। इक्विवेलेंट बताना है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है हमें, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है, तो बीच वाले को हम हटा देंगे, हटा दिया। ये दोनों सीरीज में 10 और 10 5, 10 और 10 5, 5 और 5 10, तो डायरेक्टली आ जाएगा हमारा आंसर 10 माइक्रोफैरड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सारे इक्वल होते हैं, मतलब ये सब इक्वल है, तो आंसर भी इन्हीं के किसी के एक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी बना सकते हो चाहो तो तुम, ठीक है। ये भी व्हीटस्टोन है, बस उसको हमने ऐसे तिरछे की जगह सीधा सीधा बना दिया। वैल्यू दे देते हैं, इसको 10 माइक्रोफैरड, इसको 20 माइक्रोफैरड, इसको 20 माइक्रोफैरड, इसको 40 माइक्रोफैरड, इसको भी कुछ दे देते हैं 50 माइक्रोफैरड, ये 30 दे दो, 40 नहीं। तो देखो फिर वापस इसका रेशियो 1:2, इसका रेशियो भी 1:2, तो 1:2 ऊपर नीचे सेम आ रहा है, तो इस बीच वाले को हम हटा देंगे, इसको हटा दो। ऊपर वाले दोनों सीरीज में, तो 10 और 20 कितने हो जाएंगे हमारे, 10 और 20 हो जाएगा, जस्ट डबल है। बड़े वाले को क्या करते हैं, 3 से डिवाइड, तो ऊपर हो गया 20/3, ये 12 है, ये 40 है, तो क्या आ जाएगा 40/3, और फिर ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो 20 + 40 60/3, दैट मीन्स 20 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो इस तरह से दिया हुआ है,
ये भी 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10, ये भी 10 और ये वाला भी 10 ही है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, बस यहाँ पर कुछ नहीं था, सीधा वायर था, यहाँ पर सीधा वायर था, पर हमने उस सीधे वायर के बीच में कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पर। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल नहीं होगा, इस पर सेम पोटेंशियल नहीं होगा, तो सेम पोटेंशियल वाला मेथड हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कैसे, तुम चाहो तो इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे रिकंस्ट्रक्ट? ठीक है, ये पॉइंट 1 2 3 ले लेते हैं, इसको 4 मान लो, तो ए और 1 तो एक ही है, 4 और बी भी सेम है। अच्छा 2 और 3, तो 2 और 3 को मैं अलग बनाता हूँ, 2 को यहाँ बना दो, ठीक है, 3 को ऊपर बना देते हैं और 2 को नीचे बना देते हैं। ए और 1 एक साथ है और बी और 4 एक साथ है, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी नहीं है। अब कनेक्ट करते जाओ, 1 और 2 के बीच में 10 माइक्रोफैरड लगा दो, तो 1 और 2 के बीच में 10 लगा दिया। 2 और 3 के बीच में 10 लगा दो, 2 और 3 के बीच में 10 लगा दो, 2 और 3 के बीच में 10 लगा दिया। 1 और 3 के बीच में भी 10 लगा दो, 1 और 3 के बीच में भी 10 लगा दिया। 3 और 4 के बीच में 10 लगा दो, 3 और 4 के बीच में 10 लगा दिया। 2 और 4 के बीच में भी 10 लगा दो। 5 कैपेसिटर थे यहाँ पर, 5 जोड़ दिया हमने, तो ये बना व्हीटस्टोन। तो ये भी व्हीटस्टोन ही है, इसको तुम वैसा बना सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाते क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ये भी व्हीटस्टोन ही है। इसमें क्या है कि 2 और 3 वाले के बीच को हटा देते हैं, रेशो सेम होगा तो 2 और 3 इसको बीच वाले को हटा देंगे, यहाँ गायब, हटा दो इसको। ये दोनों सीरीज में 10 और 10 5, 10 और 10 5, 5 और 5 10 माइक्रोफैरड आंसर। तो ये इस टाइप से अलग अलग हम व्हीटस्टोन ब्रिज को भी बना सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखो, और जैसे मान लो एक इस टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप, इस तरह से बना हुआ है। इन सब की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ए और बी इसके जैसे एक मिड से लाइन बनाते हैं ऐसे, और मिड से लाइन बनाई तो इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सिमेट्रिक जब होती है ऐसे, तो यहाँ पर करंट सेम होगा, यहाँ पर करंट सेम होगा, तो इस तरह से करंट सेम होगा, यहाँ करंट सेम होगा, यहाँ करंट सेम होगा, ये चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। तो इस पॉइंट को क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो कनेक्टेड है इसको चाहो तो तुम अलग कर सकते हो, इसको इस कंडीशन में सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से करंट सेम जाएगी, यहाँ से करंट सेम होगी इधर, तो इसको जब हम अलग कर देंगे तो पहले जब ये ऐसे कनेक्टेड था तब सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आता था, और जब हमने इसको अलग कर दिया तो सीरीज पैरेलल समझ में आने लग गया। अब सीरीज पैरेलल समझ में आने लग गया तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, सी और सी दोनों किसमें है, सीरीज में, तो ये हो जाएगा c/2, ये c/2 और c किसमें है, पैरेलल में, तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c/2 फिर 3c/2, फिर ये सब सीरीज में, फिर ये वाला पैरेलल में। इसको सॉल्व करोगे और आंसर आएगा, तो उस आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको क्या आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है यहाँ से। तो ये टाइप के सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस, इसको चाहो तो तुम नीचे भी बना सकते, सेम जैसे ऊपर बनाया ऐसे नीचे भी बना सकते, तो नीचे भी जब यहाँ से कनेक्टेड होगा तो इसको तुम फिर ऐसे हटा सकते हो। ठीक, एक टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जैसे मान लो ये एक
टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, जो क्यूब बना तो क्यूब के जितने भी एजेस हैं हर एज पर कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, सबकी वैल्यूज हैं सी 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 का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो। तो इस तरह से कैपेसिटर्स लगे हुए और काउंट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर 4 कैपेसिटर, यहाँ पर 4 ऊपर, उसके अलावा 2 यहाँ पर, तो टोटल हो जाएंगे 12 कैपेसिटर लगे होंगे यहाँ पर। अब देखो ये इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, बी सी तो लिखा हुआ पी क्यू आर एस दे देते हैं, पी क्यू आर एस, ऐसा नाम दे दिया हमने। फिर तुमसे पूछा कि पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मतलब इनके बीच में ऐसे बैटरी कनेक्टेड होगी, जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वहां पर मान लेते हैं उनके बीच में क्या है, बैटरी कनेक्टेड है। तो पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा, या फिर पूछ रहे तुमसे पी और आर के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब पी और आर के बीच में इक्विवेलेंट, मतलब पी और आर के बीच में बैटरी लगी है, तो पी और आर के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, ऐसे पी और एस, मतलब पी और एस के बीच में बैटरी लगी हुई है, तो पी और एस के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा। इसको हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मुझे पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले इनके बीच में लगी हुई बैटरी, पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्योंकि चार्ज फ्लो होगा, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो सीधा क्यू में चला जाएगा, फिर एक इधर जाएगा, फिर ऐसे डिवाइड होगा, फिर यहाँ से घूम फिर के फिर क्यू में पहुंचेगा, फिर इधर से इधर डिवाइड होकर फिर घूम फिर के क्यू में पहुंचेगा। तो ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग चार्ज आएगा, इसमें अलग चार्ज आएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे, ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे जो पी और क्यू के बीच में बैटरी लगी हुई, तो उनके रेस्पेक्ट में वो सेम डिस्टेंस पर हैं या सेम पोजीशन पर हैं, ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे। जैसे पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट ढूंढेंगे तो नाम दे देते हैं सबका, पॉइंट्स का नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 दे देते हैं, इसका नाम 4, बाकी सबका नाम तो है इसी। ठीक है, इनका पी क्यू आर एस है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम पॉइंट्स ढूंढेंगे जो सेम पोजीशन पर सेम डिस्टेंस पर हो, पी से और क्यू से। तो पी से अगर देखेंगे, तो पी से अगर देखूंगा तो यहाँ से एक कैपेसिटर गया, फिर 0.1 मिल गया, फिर एक कैपेसिटर गया, फिर 0.3 मिल गया, फिर यहाँ से 2 पार्ट्स में जा रहा है, फिर यहाँ से भी 2 पार्ट्स में जा रहा है, मतलब 3 और 1 पी के रेस्पेक्ट में क्या है, सेम डिस्टेंस पर ये सेम चार्जेस जा रहे हैं। तो मैं ऐसा ये हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 1 और 3 पर क्या है, सेम पोटेंशियल है, मतलब V1 पर जितना पोटेंशियल है उतने 3 पर पोटेंशियल है। अब ऐसे क्यू के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्यू के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट मिलेंगे मुझे, कौन कौन से, 4 और R। 4 और R को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ से जो चार्ज आएगा तो ये 2 से मिलकर 4 पे पहुंच रहा है, फिर सीधा क्यू में जा रहा है, ऐसे 2 से पहुंचकर R में आ रहा है, फिर वो सीधा क्यू में जा रहा है। बाकी आगे का भी देख सकते हो तो सिमेट्रिक दिखेगी, 4 और R पर सेम पोटेंशियल मिलेगा तुम्हें, जितना 4 पर होगा उतना ही R पर भी होगा। तो इन दोनों पर सेम पोटेंशियल, इन दोनों पर सेम पोटेंशियल, तो इस पर सेम, इस पर सेम। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मैं एक ही जगह पर बना दूंगा, इन दोनों को एक ही जगह पर बना दूंगा। तो इसी को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी डायग्राम को। देखो कैसे करेंगे, पी और क्यू को बना लो इधर, ये पी और ये क्यू, ठीक है, इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी। ठीक है, फिर 1 और 3 को एक ही जगह पर बनाना है, दोनों का सेम पोटेंशियल है, तो 1 और 3 को एक ही जगह पर बना दो, 1 और 3 की जगह पर। ठीक है, अब देखो 1 और पी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है सी, तो 1 और पी के बीच में कैपेसिटर लगा दो सी। ऐसे 3 और पी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो 3 और पी के बीच में एक और लगा दो, तो ये एक और लग गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए। बचा पॉइंट 2 को ऊपर बना देते हैं। फिर देखो
1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, और 3 और 2 के बीच में भी कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल में आ जाएंगे। इनकी वैल्यू सी है सभी की। फिर एक पॉइंट एस बना दो यहाँ पर, 2 और एस के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 और एस के बीच में कैपेसिटर लगा दो। फिर हम देखेंगे 4 और आर को एक ही पॉइंट पर लेना है, 4 और आर पर सेम पोटेंशियल है, एक ही पॉइंट पर लेंगे। फिर 4 और आर एक ही पॉइंट पर, एस और 4 के बीच में कैपेसिटर है और एस और आर के बीच में भी कैपेसिटर है, और ये दोनों एक ही जगह पर आएंगे, मतलब ये दोनों पैरेलल में बन जाएंगे। तो 2 पैरेलल यहाँ भी बना दो। ठीक है, ऐसे ही 4 और क्यू के बीच में कैपेसिटर है और आर और क्यू के बीच में कैपेसिटर है, तो ये दोनों भी पैरेलल में आएंगे, ये और ये, इन दोनों को पैरेलल में लगा दो। अब इसके अलावा देखो 3 और आर के बीच में लगा हुआ है और 1 और 4 के बीच में लगा हुआ है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल में आएंगे, तो यहाँ पर बीच में भी पैरेलल में आ गए। और फिर काउंट कर लो जितने भी कैपेसिटर लगाए हैं 12 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो 5 के इधर हो गए। ठीक है, 7 और 5 12 हो गए टोटल, मतलब सारे कैपेसिटर लग गए हमारे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कैसे? ये पैरेलल 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 वाले हैं, तो सी और सी ये बन जाएगा 2c, सी और सी ये भी बन जाएगा 2c, ये भी 2c बन जाएगा, ये भी 2c बन जाएगा, और ये बीच वाला भी 2c बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तीनों सीरीज में हैं, क्योंकि बैटरी तो इन दोनों के बीच में लगेगी, बैटरी यहां पर लगेगी, तो तीनों किस में आएंगे? सीरीज में। तो 2c c 2c सीरीज में, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? 2c और 2c, तो ये c/2 बन जाएगा ऊपर वाला, और c/2 और 2c पैरेलल में, तो ये 5c/2 5c/2। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी बचे हुए तो 2c फिर 5c/2 को, और फाइनली फिर आंसर तुम्हें बताना है कि फाइनल आंसर क्या है। फिर यहाँ से कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन बताना है किसकी वैल्यू क्या आएगी। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, P और R के बीच में लगाएंगे। ठीक है, तो P और R के बीच में हमने लगाया बैटरी। फिर देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सिमेट्रिक दिख रहे हैं P और R के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर। तो ध्यान से देखेंगे तो देखो P से ये 3 पहुंचा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, और ऐसे Q से ये जो R पॉइंट है, ये से 2 पार्ट मिलकर ही आ रहा है, मतलब 3 और R नहीं, 3 और R नहीं, R के बीच में तो निकाल ले रहे हैं, Q और 3, ये दोनों Q और 3। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, जैसे ये 3 से सीधा R पर पहुंच गए, ये Q से सीधा R पर पहुंच गए यहाँ पर। तो 3 और Q को मैं एक ही पॉइंट पे ले सकता हूँ, ऐसे ऊपर 2 और 4 को एक ही पॉइंट पे ले लूंगा, तो 2 और 4 को एक ही पॉइंट पे लूंगा, 3 और 4 को एक ही पॉइंट पे लूंगा, 3 और Q को, इन दोनों को एक ही पॉइंट पर, इन दोनों को एक ही पॉइंट पर, और नया डायग्राम बनाऊंगा जैसे यहाँ पर बनाया था वैसे वापस एक और डायग्राम बनाऊंगा। फिर वहां पर हमें इजीली पता चल जाएगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही तुम्हें P और S वाला भी करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तुम्हें खुद से बनाना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैरेलल प्लेट वाले? जैसे मान लो ये प्लेट्स दी हुई है, जैसे एक प्लेट है पूरी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, किसी भी ले लो, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स लगी हुई है इस तरह से। ठीक, और सबका एरिया ए है, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, और सबके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। इसके बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। फिर यहाँ पर हम क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इसको नाम दीजिए पी। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इसको नाम दीजिए क्यू।
फिर पूछा हमसे कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। यहाँ पे वैक्यूम है सब जगह पर, ठीक है, वैक्यूम ले रहे हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालते हैं वहां पर हम क्या मान लेते हैं, बैटरी से कनेक्टेड है, जैसे बैटरी से कनेक्ट कर दो, Q को नेगेटिव से, P को पॉजिटिव से। अब Q पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो P से जो कनेक्टेड होंगे उन पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो P से जो कनेक्टेड है, तो ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव चार्ज दे दो, इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे दो, ठीक है। और जो Q से कनेक्टेड है वो नेगेटिवली से कनेक्टेड है, इससे नेगेटिव टर्मिनल से तुमको नेगेटिव चार्ज दे दो, इसको दे दिया नेगेटिव चार्ज, इसको भी नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। फिर इनका कोई भी नाम दे दो इनको, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, जहां जहां चार्जेस बनाए हमने वहां पर नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम दे दिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, P यहाँ पर बना लिया मैंने, Q यहाँ पर बना लिया। अब जो P से कनेक्टेड है, तो P से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 4 5, तो 1 4 5 को मैं एक ही जगह पे लिख दूंगा P के साथ, 1 4 5 को एक ही जगह लिख दिया। और जो Q से कनेक्टेड है उनको एक साथ लिख दो, तो 2 3 6 उनको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस जब होता है तो वहां पर क्या बनता है, कैपेसिटर बनता है, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे एक प्लस माइनस मतलब कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ पे भी कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ पर भी कैपेसिटर बन रहा है, तो टोटल 3 कैपेसिटर हमारे बन रहे हैं, उनको हम सिंबल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो देखो एक प्लस और एक माइनस के बीच में कैपेसिटर है, मतलब 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बना दो। अभी सी ले लेते हैं इसकी वैल्यू, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे 3 और 4 के बीच में भी कैपेसिटर बन रहा है, तो 3 और 4 के बीच में भी कैपेसिटर बना देंगे, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, कैपेसिटर बना दो, इसकी वैल्यू सी। ऐसे 5 और 6 के बीच में भी कैपेसिटर बन रहा है, तो 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, इनके बीच में भी कैपेसिटर बना दो, ये भी बन गया। तो सी 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 लग गए हमारे। अब ये किसमें दिख रहे हैं हमें, सारे पैरेलल में, तीनों किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, पैरेलल में इक्विवेलेंट आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, सी प्लस सी प्लस सी 3C, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो पैरेलल प्लेट वाले क्वेश्चंस को हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह से कनेक्टेड, एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 4 5 ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ये P, ये हो गया Q, ठीक है। तो P को पॉजिटिव वाले से मान दो, तो P जिससे कनेक्टेड है उसको पॉजिटिव दे दो, एरिया ए ले लेते हैं, डिस्टेंस D ले लेते हैं, और जो Q से कनेक्टेड है उसको नेगेटिव दे दो, दे दिया। अब एक प्लेट बच रही है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ना P से कनेक्टेड है ना ही Q से कनेक्टेड है, तो फिर क्या होता है, जो किसी से भी कनेक्ट नहीं होती है उस पर चार्ज इंड्यूस होता है। कैसे, इधर पॉजिटिव है तो इस प्लेट किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो इस साइड इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, एक साइड नेगेटिव होगा तो दूसरी साइड अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे क्या कर देंगे, चार्ज इंड्यूस कर देंगे, हो गया इंड्यूस्ड। अब इनको नाम दे दो सबको, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ पर वही P और Q बना देंगे और 1 2 3 4 जहां जहां पे आएंगे वहां पे लिख देंगे। तो P के साथ में 1 6 और 7, तो 1 6 7 किसके साथ आएगा, P के साथ, Q के साथ देखेंगे, Q के साथ कौन कौन आएगा, Q के साथ आएगा 4 5 8, 4 5 8 Q के साथ, ठीक है। 1 6 7 4 5 8, 2 और 3 बच गया, तो P से कनेक्टेड ना Q से, तो इसको अलग से बना देंगे, कहीं पर भी यहाँ पे बना दो,
2 और 3 एक साथ है, एक ही जगह पर, एक ही प्लेट पर है, तो 2 और 3 को एक साथ बना देंगे। ठीक, अब देखते हैं 1 प्लस और 1 माइनस के बीच में कैपेसिटर। तो 1 प्लस और 1 माइनस के बीच में कैपेसिटर, तो 1 प्लस माइनस 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, तो 1 यहाँ पर है और 2 पहुंच गया यहाँ, कैपेसिटर बना दो, बन गया। अभी सी लिख देते हैं। 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर, तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इनके बीच में भी बना दो। 5 और 6 के बीच में कैपेसिटर, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 5 और 6 के बीच में बना दो। फिर 7 और 8 के बीच में भी बन रहा है, तो 7 और 8 इनके बीच में भी बना दो। बन गए? क्या दिख रहा है? ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, C और C 2C हो जाएगा ऊपर, दो सॉरी C/2, 2C नहीं होगा, C/2 होगा। तो ये दोनों मिलके C/2, और ये पैरेलल में, तो C और C ये हो जाएगा 2C। ये Q, ये P, फिर ये दोनों किसमें आ रहे हैं? वापस पैरेलल में ही आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5C/2, और C का वैल्यू पुट कर देंगे ε0 A/d, इसको ऊपर लिख देते हैं। फाइनल जो आएगा इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 5/C का वैल्यू ε0 A/d। तो इसका आंसर वो हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, थर्ड। वन, 2, 3, 4, 5, अब 6 ले लिया हमने टोटल। कोई एरिया ए है, डिस्टेंस है d सबके बीच की। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको P से, इसको Q से, और तुम्हें खुद को सॉल्व करके बताना है खुद से कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। C के फॉर्म में बता देना, ε0 A/d लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आएगा। तो ये भी होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, तो आया समझ में? इसको भी सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा आंसर। और इसके अलावा होमवर्क में क्या रहेगा, वीडियो के लास्ट में बिल्कुल तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे पहले मिलते आ रहे हैं वैसे ही उसी टाइप से होमवर्क के। तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, उनके आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, और इसके अलावा तो और भी जो भी तुम बुक हो तुम्हारे पास, NCERT की एग्जाम्पलर या कोई भी रेफरेंस बुक, तो उससे भी तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो भी डाउट हो उनको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या अलग से उनकी इमेजेस बनाकर व्हाट्सएप पे भेज दो ऑफिस के नंबर पर। ठीक है, PDF बनाकर भेज दो, तो उन क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।